लोकसभा सीटों के साथ शुरू हुआ सफर 2019 में 303 सीटों तक पहुंच गया। हमने जमीन पे काम किया, हमने अपने संगठन को मजबूत किया और तब जाकर आज हम यहां पहुंचे हैं। आज कई राज्यों में हमें 50% से ज्यादा वोट मिलते हैं। भाजपा एकमात्र पैन इंडिया पार्टी है। भाजपा ऐसा राजनीतिक दल है जो युवाओं को आगे आने के लिए बहुत अवसर देता है, खुला मैदान देता है। आपको लगता होगा कि लास्ट मोमेंट ऐसा कर दिया, लास्ट मोमेंट ऐसा कर दिया, ऐसा नहीं होता है जी। हम बहुत डिटेल में प्लान करके चीजों को ऑर्गेनाइज करते हैं। नमस्कार, मैं हूं अदिति नागर। ना सिर्फ सनातन का घमासान, ना गठबंधन का नाम। पॉलिटिक्स इज द नेम ऑफ पॉसिबिलिटीज, यानी सियासत जो है वो संभावनाओं का नाम है। तो 2024 से पहले सियासत अपने अपने लिए संभावनाएं टटोल रही है। भारतीय राजनीति में अतीत से सीखकर जो भविष्य के परिणामों को बदलने की ताकत रखता हो, उसे ही सियासी महारथी कहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी को भी कुछ इस तरह से ही देखा जाता रहा है। बीजेपी के इन दोनों दिग्गजों के लिए विपक्ष भी कहता है कि ये चुनावी बाजीगर हैं जो किसी भी चुनाव परिणाम को बदलने की ताकत रखते हैं और दिन रात चुनावी मिशन मोड में रहने की इनकी सबसे बड़ी यूएसपी मानी जाती है। लेकिन 2023 में होने जा रहे विधानसभा चुनाव को जीतना इतना आसान नहीं होगा और ये सबसे बड़ी चुनौती दोनों के लिए होने वाली है। कर्नाटक और हिमाचल की हार से सबक लेकर बीजेपी की नई रणनीति आखिर क्या है, आज के पॉलिटिकल कॉरिडोर में हम विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की इस स्ट्रेटजी की परत दर परत पड़ताल करेंगे। आज पॉलिटिकल कॉरिडोर में मैं विधानसभा चुनाव के 5 फैक्टर पर फोकस करूंगी। सबसे बड़ा सवाल यह है कि बीजेपी में सीट बंटवारे का सीक्रेट क्या है। सीट बंटवारे को लेकर किस तरह का फॉर्मूला अपनाया जा रहा है और क्या बदलाव किए जा रहे हैं। कैसे ये चुनावी लड़ाई से भी ज्यादा 2024 के लिए मनोवैज्ञानिक वाली लड़ाई है, यानी साइकोलॉजिकल लड़ाई, और कैसे 2024 की लड़ाई दरअसल 2023 में लड़ी जा रही है। और इस सीट बंटवारे का पूरा राजनीतिक मनोविज्ञान क्या है, ये भी आपको मैं समझाऊंगी। कैसे राज्यों की चुनावी लड़ाई 2024 के लिए बड़ा गेम चेंजर बनने जा रही है, ये भी आपके लिए जानना जरूरी है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान सबसे महत्वपूर्ण राज्य हैं जहां पर इस साल के अंत में चुनाव होने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीटें आती हैं, छत्तीसगढ़ में 90 विधानसभा सीटें आती हैं और वहीं राजस्थान में 200 विधानसभा सीटें आती हैं। इन सभी सीटों पर चुनाव होने जा रहे हैं और इन सभी सीटों पर होने वाले चुनाव लोकसभा की सीटों पर प्रभाव डालेंगे। इन तीनों राज्यों की लोकसभा सीटों पर अगर नजर डालें तो मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा सीटें हैं, छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा सीटें हैं और वहीं राजस्थान में 25 लोकसभा सीटें हैं। मतलब इन राज्यों में 520 विधानसभा सीटों के नतीजे, एक बार फिर समझिएगा, इन राज्यों के जो 520 विधानसभा सीटों के नतीजे इन्हीं राज्यों की 65 लोकसभा सीटों पर सीधा सीधा असर डालेंगे। तो यहां आपको बीजेपी के टिकट बंटवारे के सीक्रेट की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज बताने जा रही है। वो ये है कि राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह की टिकट पर भी तलवार लटक रही है।
उनको मिलेगी या नहीं मिलेगी, इस पे बड़ा संशय है। और पार्टी के अंदर से बात ये निकल कर आ रही है कि इन दोनों को संगठन टिकट देने के लिए तैयार अभी नहीं नजर आ रहा और उनकी जगह नए चेहरों पर दांव खेला जाएगा। कर्नाटक के चुनाव के हार के बाद बीजेपी में ये सुगबुगाहट थी कि पार्टी क्षेत्रीय चेहरों पर ही दांव लगाकर विधानसभा चुनाव लड़ेगी। कर्नाटक के नतीजे में ये समझ आया कि कहीं ना कहीं रीजनल चेहरा मिसिंग है और शायद इन्हीं नेताओं के बीच से ये बात निकल कर आई कि इस बार मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में तो रीजनल चेहरे पर ही दांव खेला जाएगा। लेकिन अब जो खबरें सामने आ रही हैं और जो समीकरण नजर आ रहे हैं उससे ऐसा नहीं लगता। एक बार फिर मोदी शाह की जोड़ी बदलाव की रणनीति पर काम कर रही है। अब जरा इस स्टोरी को रिवाइंड करती हूं मैं कि क्या ये रणनीति है। दरअसल बीजेपी का सीक्रेट प्लान क्या है, इसको समझने के लिए आपको 2018 के उस समीकरणों पे, वहां की एक्सरसाइज पे, टिकट की एक्सरसाइज पर जाना होगा। 2018 में बीजेपी की प्रदेश कमेटी बैठकर टिकट वितरण पर चर्चा किया करती थी, मंथन किया जाता था, कई नामों पर चर्चा होती थी, कई राउंड्स में चर्चा होती थी, काफी दिनों तक ये माथापच्ची प्रदेश में चलती थी। पूरा कोर ग्रुप बैठा करता था और जो भी क्षेत्रीय हिसाब से जो ताकतवर नेता हैं वो अपने अपने प्रत्याशी रखते थे, अपने अपने नेताओं का नाम रखते थे। उस तरीके से पैनल तैयार होता था, आपसी खींचतान भी होती थी। जिन टिकटों पर सहमति नहीं बनती थी उनको अलग कर दिया जाता था कि दिल्ली से चर्चा की जाएगी। सारे समीकरण ध्यान रखकर टिकटार्थियों का एक पैनल तैयार किया जाता था। जिन पर सहमति नहीं बनती थी उनको अलग रखा जाता था और जिस सीट पर ज्यादा विरोधाभास होता था उस सीट पर आगे के लिए चर्चा जो दिल्ली में होनी थी उसके लिए छोड़ दिया जाता था। दिल्ली में प्रदेश के प्रभारी पूरी चुनाव यूनिट के साथ दिल्ली पहुंचते थे। दिल्ली के आला कमान के सामने सर्वे रिपोर्ट रखी जाती थी और फिर वहां तय होता था फाइनल नाम। यानी टिकट बंटवारे में प्रदेश यूनिट की राय और दखल बेहद अहम हुआ करता था। आसान शब्दों में बताऊं तो पहले टिकट किसे मिलेगा या प्रदेश तय किया करती थी, दिल्ली को बता दिया जाता था। लेकिन 2023 में पिक्चर बदल गई है और बीजेपी की रणनीति अब दिल्ली बताती है कि प्रदेश में टिकट किसको और कब मिलेगा। यानी राज्यों में टिकट बंटवारे का पूरा कंट्रोल अब दिल्ली के पास आ चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी सिफारिशों के बजाय सच्चाई में यकीन करती है, ग्राउंड रियलिटी पर यकीन करती है। इसलिए इनका ज्यादा फोकस जो है डेटा पर होता है, सर्वे पर होता है। तो बीजेपी में अब दिल्ली टिकट वितरण के परंपरागत तरीके को छोड़कर मल्टीपल सर्वेस के जरिए डेटा ड्रिवन हो गई है और टिकट उसी को मिलेगा जो जीतने की काबिलियत रखता है। फैसला इस पर नहीं होगा कि वो कितने बार सीएम या विधायक रह चुका है। हमारी योजना ऐसे नहीं होती। आपको लगता होगा कि लास्ट मोमेंट ऐसा कर दिया, लास्ट मोमेंट ऐसा कर दिया, ऐसा नहीं होता है जी। हम बहुत डिटेल में प्लान करके चीजों को ऑर्गेनाइज करते हैं। ऐसे में दिल्ली ने इस बार एक नया तरीका अपनाया है जिसको डिकोड करने के लिए आज पॉलिटिकल कॉरिडोर में हम विस्तार से बातचीत करते हैं। और टिकट वितरण की पूरी जिम्मेदारी दिल्ली ने अपने हाथों में ले ली है। मोदी शाह की जोड़ी ने 2023 के रन के लिए C3 फॉर्मूले पर काम किया है, यानी चेंज और सिर्फ चेंज। बदलाव इनका मूल मंत्र है। मतलब नेतृत्व बदलो, चेहरा बदल दो और सीट भी बदल दो। यहां तक कि लोकसभा सांसदों को विधायक का टिकट दिए जाने की चर्चा है और 2 बार के राज्यसभा सांसदों को भी लोकसभा में चुनाव लड़ने के लिए कह दिया गया है। बदलाव का ये फॉर्मूला हवा में नहीं तैयार हुआ, इसके पीछे राज्यों में हुए कई सारे चुनावी सर्वेज हैं और सर्वे में जिन सीटों पर बीजेपी हार रही है केवल उन्हीं सीटों पर लोकल लीडरशिप से चर्चा की जाएगी कि कौन उम्मीदवार होना चाहिए, किसको चुनाव लड़ाना चाहिए और उससे पहले उन लोकल लीडरशिप से गारंटी ली जाएगी चुनाव जितवाने की और उसी के बाद जाकर टिकट दी जाएगी। इतना फूल प्रूफ मैकेनिज्म के बाद ही दिल्ली टिकट वितरण कर रहा है और एक खास बात यह है कि इस बार ये पूरी तरीके से दिल्ली में हो रहा है, इसलिए जो चेहरे हैं या नाम हैं वो लीक नहीं हो रहे और जिसको लेकर प्रदेश के जो नेता हैं, टिकटार्थी हैं, उम्मीदवार हैं, वो परेशान भी नजर आ रहे हैं।
जहां छत्तीसगढ़ का सर्वे कहता है कि नए लोगों को चुनावी मैदान में उतारना पड़ेगा अगर चुनाव जीतना है। पिछले 15 सालों में जो असर हुआ, जो 3 बार की सरकार थी, जिसका असर अभी भी ग्राउंड पर दिखता है, एंटी इनकम्बेंसी अभी भी ग्राउंड पर दिखती है, अगर उसको हटाना है, दोबारा चुनाव जीतना है, तो फिर सीधे तरीके से 90% सीटों पर नए चेहरे को उतारना है। सही मायने में तो 100% कहा गया है, लेकिन कई दिग्गज ऐसे हैं जो नाराज हो गए तो वो नेगेटिव इम्पैक्ट होगा, जिसका डर दिल्ली को है। ऐसे में नए चेहरे उतारने की जरूरत है और शॉर्ट में कहें तो इन तीनों ही राज्यों में नए चेहरे, नए लीडरशिप उतारने की पूरी तरीके से तैयारी दिल्ली कर चुका है। चुनावी राज्यों में बीजेपी सिर्फ नए चेहरे पर दांव नहीं लगा रही, टिकट बंटवारे पर बीजेपी की रणनीति एक बहुत खास बात आपको इसमें मैं बताती हूँ। बीजेपी के चुनावी इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि 70 दिन पहले टिकट की या उम्मीदवारों का अनाउंसमेंट कर दिया जाए। इस बार हुआ जब छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की टिकट का अनाउंसमेंट कर दिया गया। चुनाव के लगभग 2.5 महीने पहले बीजेपी ने टिकट अनाउंस कर दिया। मध्य प्रदेश की 39 सीट्स और छत्तीसगढ़ की 21 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान हुआ। विरोधियों के साथ साथ पार्टी के दिग्गजों को भी इस जो अनाउंसमेंट से हैरान होना पड़ा। एक किस्सा आपको सुनाती हूँ कि छत्तीसगढ़ के एक बहुत सीनियर नेता, जो चाहे फिर किसी भी तरह का डिसीजन हो उसमें हस्तक्षेप में अपना पूरा रोल रखते हैं, सीनियर नेता माने जाते हैं, उनसे एक पत्रकार ने पूछा कि क्या आज टिकट अनाउंस हो रहा है। उस दिन 17 तारीख थी, 17 अगस्त की बात है। पूछा गया तो उन्होंने हंस के कह दिया कि ऐसा कुछ भी अभी नहीं होने जा रहा, कुछ भी चर्चा नहीं है। और शाम होते होते टिकट अनाउंस हो गई। जैसा मैंने आपको कहा कि ना सिर्फ विरोधी बल्कि पार्टी के दिग्गज भी हैरान हो गए। और इस पहली लिस्ट की खास बात यह है कि वो सीटें हैं जहां बीजेपी पिछली बार चुनाव हार गई या हारती आ रही है और इन सीटों पर कांग्रेस का प्रभाव माना जाता है। मतलब बीजेपी ने इन सीटों पर अपने उम्मीदवारों को पूरा मौका, पूरा समय देना चाहती है ताकि पूरे समय मिलने से वो बेहतर प्रदर्शन कर सकें और साथ में बीजेपी आत्मविश्वास दिखा सके कि हम छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में चुनाव के लिए पूरी तरीके से तैयार है। बीजेपी की टॉप लीडरशिप हमेशा कहती है कि जहां हार मिल रही हो वहां दुगनी मेहनत से तैयारी करनी हो और इसी मूल मंत्र के साथ पहली बार बहुत समय से पहले टिकट अनाउंस कर दी गई है, लेकिन इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ रहा है जो हम आपको आगे बताएंगे। हमें अपने कार्यकर्ताओं की ट्रेनिंग पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक चुने हुए प्रतिनिधियों की ट्रेनिंग के नए प्लेटफॉर्म बनाने होंगे। साथियों, संगठन शक्ति, कार्यकर्ताओं की एकजुटता, ये भाजपा की प्राण शक्ति है, हमारा प्राणवायु है। इसे निरंतर ऊर्जा देते रहना भी हम सभी का कर्तव्य है। हमें अपने विस्तार के लिए, दूसरों से सीखने के लिए देश के भीतर और बाहर हर तरफ दृष्टि रखनी होगी। मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की आत्मा ही मेरे बूथ के कार्यकर्ता के अंदर बसती है। बूथ का कार्यकर्ता ही भारतीय जनता पार्टी का केंद्र है। और एक महान पार्टी है मित्रों, जिसने बूथ स्तर पर काम करने वाले एक व्यक्ति को, एक कार्यकर्ता को, दीवार लेखन करने वाले कार्यकर्ता को, पर्दा पोस्टर चिपकाने वाले कार्यकर्ता को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का सम्मान दिया है ये भारतीय जनता पार्टी ने। लेकिन बदलाव की ये राह बीजेपी के लिए इतनी आसान नहीं दिखती। बीजेपी की इस बदलाव के सफर में जोखिम बहुत ज्यादा नजर आ रहे हैं। तो इस चेंज की चुनौती आपको समझाते हैं। दिग्गज नेता नाराज बैठे हैं, बीजेपी में गुटबाजी बढ़ रही है, बगावत की आशंकाएं कहीं ज्यादा हो गई हैं, न्यू वर्सेस ओल्ड की लड़ाई भी बढ़ गई है और इससे भी बढ़कर कि बीजेपी ने जिन चेहरों को मौका दिया है, क्या वोटर्स भी उस बदलाव को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं और क्या बीजेपी पुराने चेहरों के पीछे, उनको पुराने चेहरों को पीछे किया जा रहा है, नए चेहरों को आगे किया जा रहा है, उस जोखिम को भी हैंडल करने के लिए तैयार है। क्या डैमेज को कंट्रोल करने के लिए रणनीति तैयार है। ऐसे में फिलहाल
मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में ऐसी चुनौतियां देखने को मिल रही हैं। उदाहरण भी आपको बताएंगे। छत्तीसगढ़ में नेताओं के बीच भारी कंफ्यूजन हो गया है, जहां एक तरफ ये कहा जा रहा था कि पुराने नेताओं को टिकट नहीं दी जाएगी, जिसमें रमन सिंह का नाम था। रमन सिंह संगठन के लिए काम करेंगे, लेकिन हाल ही में रमन सिंह ने चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया एक इंटरव्यू के दौरान, और उसके बाद ना सिर्फ रायपुर, दिल्ली, बल्कि हर जगह कंफ्यूजन है। हर नेता के बीच में ये कंफ्यूजन आ गया है, और यहाँ तक कि रमन सिंह के प्रभाव वाली 10 सीटों पर वो अभी चुप्पी लगा के बैठे हैं। लगातार दिल्ली का नेतृत्व उनसे पूछ रहा है कि इस 10 सीटों पर क्या करना है, लेकिन अभी उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया इस पर नहीं आई है। आपको एक खास बात बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह के घर पर हाल ही में एक बैठक हुई। सीईसी के एक दिन पहले शाम को बैठक बुलाई गई थी, और उसमें माना जा रहा था कि टिकटों पर चर्चा होगी। यहाँ तक कि 17 से 19 का एक सिंगल पैनल का टिकटार्थियों का सिंगल पैनल को लेकर भी आए, लेकिन उस पर चर्चा नहीं हो पाई। खींचतान कह लीजिए, या तमाम ऐसे मुद्दे रहे जिसमें अमित शाह केवल संगठन को बेहतर तरीके से काम करने के लिए कहते नजर आए। छत्तीसगढ़ में कहा जाता है 51% ओबीसी हैं, 21% ट्राइबल हैं, और इन चेहरों को भी आगे लाने की जाहिर तौर पे कोशिश है, क्योंकि नई लीडरशिप खड़ी करनी। वहीं राजस्थान में भी पार्टी टिकट पहले अनाउंस करना चाहती थी, लेकिन गुटबाजी चरम पर है, और ऐसे में कहीं पर भी कंसेंसस बनता अभी नजर नहीं आ रहा। अब बात मध्य प्रदेश की, और छत्तीसगढ़ में जब टिकट अनाउंस कर दी तो उसके बाद के क्या परिणाम हैं वो आपको बताते हैं। मध्य प्रदेश में एक तरफ तो जहां पर यात्रा निकाली जा रही है, और वहां पर जिन टिकटार्थियों का नाम अनाउंस नहीं हुआ, जो आवेदन भर रहे थे, जिनका नाम था, अब वो विरोध जता रहे हैं। तो जहां एक तरफ जन आशीर्वाद यात्रा चल रही है और 39 सीटों पर टिकट अनाउंस हो चुकी है, वहीं विरोध के स्वर खुलकर मुख्यमंत्री के सामने आ रहे हैं, और जो यात्रा निकल रही है उसी दौरान काफ़ी सारे धरने प्रदर्शन भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। ऐसे में ये कैसे बैलेंस होगा, और यही वजह है कि अभी जो सीईसी की बैठक हुई उसमें मध्य प्रदेश पे चर्चा ज़रूर हुई, लेकिन अभी तक लिस्ट फाइनल नहीं की गई या लिस्ट अनाउंस नहीं की गई, जिससे कि 25 सितंबर तक पहले ये यात्रा खत्म हो जाए और उसके बाद उम्मीदवारों के नाम को अनाउंस किया जाए। इन तीनों ही राज्यों में टिकटार्थियों के बीच इस खींचतान के चलते काफ़ी नारेबाजी देखने को मिली। तीनों ही राज्यों के लिए बड़ी चुनौती होगी किसी भी बड़े नेता को बागी होने से रोकना, सबसे बड़ी चुनौती होगी। यानी बदलाव से जीत की बाजीगरी के राह में रोड़े कम नहीं। लेकिन जब भी इस देश में चुनावी इतिहास पर कुछ लिखा जाएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और गृह मंत्री अमित शाह की जोड़ी की चर्चा हमेशा होगी। मोदी और शाह की चुनावी रणनीति अमेज़ यानी कि इनविंसिबल मानी जाती है। देश के सियासी इतिहास में इस जोड़ी को जीत की जोड़ी कहा जाता है। ये जोड़ी सिर्फ जीत में यकीन करती है, दोनों हर चुनाव की हर सीट की लड़ाई को जीतने के लिहाज से ही तैयारी करते हैं। हाल के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के कर्नाटक और हिमाचल में हार के बाद इस शीर्ष नेतृत्व ने काफी कुछ सबक लिया, और वो कहते हैं ना कि अतीत से सीख लेकर वर्तमान बेहतर भविष्य का रास्ता तय करता है। भारतीय जनता पार्टी के दो कर्णधार नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने भी अतीत से सीख लेकर बदलाव की तैयारी शुरू कर दी है। बीजेपी ने इसे जोड़ी नंबर 1 भी कहा जाता है। बदलाव में वो यकीन रखती हैं, नए चेहरों पर दांव लगाती हैं, रिस्क लेने में भरोसा रखती हैं। इसमें कोई शक नहीं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र राजनीति में सबसे भरोसेमंद ब्रांड हैं। G20 शिखर सम्मेलन की कामयाबी के बाद प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व पर ग्लोबल मोहर भी लग चुकी है, और शायद इसीलिए बीजेपी एक बार फिर ब्रांड मोदी को घर घर तक पहुंचाना चाहती है। इन राज्यों में अगर चुनाव जीतती है बीजेपी या हारती है, स्टेक बीजेपी का ज्यादा है। ऐसे में ये एक बड़ा सवाल है कि क्या ब्रांड मोदी का मैजिक क्षेत्रीय स्तर पर उतना ही असरदार होगा और हारे हुए राज्यों में बीजेपी को सत्ता दिलाएगा। लेकिन मोदी शाह हमेशा रिस्क लेने में विश्वास रखते हैं और हर चुनौती को चक्रव्यूह की तरफ भेदने में भी विश्वास रखते हैं, क्योंकि चुनौतियों के चक्रव्यूह को भेदने वाले को चक्रवर्ती कहते हैं।
फिलहाल के लिए पॉलिटिकल कॉरिडोर में इतना ही। अगले हफ्ते एक बार फिर आपसे होगी मुलाकात एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और बने रहिए भारत 24।